बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को कोरोना की मूज़ी वबा से निजात अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ हमने जो प्रोग्राम किया कि पाक आर्मी चीफ़ ने दौरा किया अफ़गानिस्तान का, एक रोज़ा दौरा था जहाँ पे वो अफ़गान सदर से मिले, मुलाकातें हुई और पाक अफ़गान ताल्लुकात और बाहमी अमूर और दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं उस पर गुफ्तगू हुई। अफ़गान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी का मामला भी सामने आया और दीगर जो मामलात हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान उस पर भी बातचीत हुई है। जबकि तुरखम बॉर्डर जो है और इसके अलावा जो वहाँ पर ट्रेड के मामलात हैं उसमें पाकिस्तानी हुकूमत की वहाँ तारीफ़ भी की गई। इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे किसी हद तक आज अफ़गान महाजरीन का जिक्र करेंगे और साथ कोरोना का मामला जो कि पाकिस्तान का एक पूरी दुनिया की तरह ये चल रहा है और आज उसमें कुछ अपडेट्स आई हैं उसका जिक्र करेंगे। बिलखुसूस उसमें जो प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के, उन्होंने गुफ्तगू की है और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में सूरत हाल यहाँ तक आन पहुँची है कि हर घंटे में 4 अफराद जो हैं वो कोरोना का शिकार होकर जाँ बहक हो रहे हैं। तो ओवरऑल इसकी सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे। अब सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो हम ये जिक्र कर लें, हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की है, उसमें हमने ये पहलू डिस्कस किया कि अफ़गानिस्तान में जो इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात हैं उस पर पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके दीगर पहलू भी गुज़िश्ता रोज़ की मीटिंग में डिस्कशन हुई है और हमने, ज़ाहिर है ये पूरी दुनिया जानती है कि अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात की बात में एक बड़ा अहम मामला है और वो है अफ़गान महाजरीन की बाइज़्ज़त वापसी का मामला। उस पर फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ भी हुए हैं और इसको मशरूत किया जा रहा है कि इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे क्योंकि पाकिस्तान पहले इस पर इक़दाम उठा रहा है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, सूरत हाल ये है कि इस वक्त अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पूरे ख़ित्ते में अमन होगा। अफ़गानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा तो पूरे ख़ित्ते में आप अमन की ज़मानत नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अब दोहा मुज़ाकरात हुए, उसके बाद एक मुआहदा तय पाया, उस मुआहदे में जो नकात तय हुए थे उस पर कुछ तालिबान और जो अफ़गान हुकूमत है उनके दरमियान को तनाज़ा था, लेकिन वो कैदियों के रिहाई के मामला था, कुछ और इशूज़ था। डॉक्टर अशरफ गनी जो हैं वो ज़रा इस मुआहदे से नाराज़ भी थे कि शायद उनको एतमाद में नहीं लिया गया। अब पाकिस्तान ये कोशिश कर सकता है और कर भी रहा है कि तमाम ग्रुप्स को इंट्रा डायलॉग, जो अफ़गान तालिबान जो हैं वहाँ अफ़गानिस्तान की तमाम लीडरशिप जो है उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उन सबको टेबल पर लाया जाए और मामला तय कराए जाएँ। जब वहाँ मामला तय हो जाएंगे, वहाँ अमन होगा, उसके बाद फिर ट्रेड भी होगी, तिजारत भी होगी, फिर जो महाजरीन हैं उनकी वापसी भी होगी, फिर उसके बाद दीगर जो अमूर हैं वो भी तय कर लिए जाएंगे। लेकिन पहली ज़मानत ये है कि तालिबान लीडरशिप और वहाँ जो अफ़गान हुकूमत है, डॉक्टर अशरफ गनी और दूसरा अब्दुल्ला ग्रुप जो है, वो सारे लोग बैठ कर मामला को ख़ुद तय करें। देखिए, पाकिस्तान जो है उन सब को बतौर सहूलतकार जो है वो उनको सब लोगों को टेबल पे ला सकता है, उनको बातचीत करा सकता है, लेकिन उन बाकी जो अब मामला तय करने हैं और अमल दरामद करना है वो अफ़गान ने ख़ुद करना है। और अगर वो नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान जो है फिर एक बहुत बड़े मसाइल का शिकार हो जाएगा। और हमारी कोशिश, हमारी जो हुकूमत है, हमारे पाक फ़ौज के जो सरबराह हैं, उनकी ये कोशिश है कि वो सारे ग्रुप जो हैं वो राज़ी हो जाएं और जो मुआहदा हुआ है दोहा में उस मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए, ताकि अमल दरामद के दौरान कोई तनाज़ा ना पैदा हो। अगर तनाज़ा पैदा हो गया तो फिर सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। अच्छा, इसी सूरत हाल में ज़ाहिर है आपने जैसे दोहा मुआहदे का जिक्र किया है, यकीनी तौर पर यह दोहा मुआहदा बहुत अहम है, इसे बड़ी अहमियत दी जा रही है। एक तारीखी मुआहदा है, बड़ी मेहनत की है अमेरिका ने और दीगर स्टेक होल्डर्स ने इस मुआहदे तक पहुंचने के लिए। उसके बाद प्रोसेस किसी हद तक स्लो डाउन हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से जो कि मुलाकातें हुई हैं उसके बाद सूरत हाल कुछ ये तवक्को की जा रही है कि बेहतरी की जानिब गामज़न होगी और यकीनी तौर पर पाकिस्तान उस पर बड़ा कंसर्न है। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ANP के रहनुमा हैं, मारूफ शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जाहिद खान साहब, उनसे बात कर लेते हैं। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का।
सर, हम बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में इंटर अफगान मुज़ाकरात के हवाले से दोहा एग्रीमेंट के बाद जो सिचुएशन है, और फिर गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ने जो वहाँ पे दौरा किया है और अफगान सदर से मुलाकातें हुई हैं, इस तनाजुर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल बिलखसूस अफगानिस्तान का, जिसके असरात पाकिस्तान पर मुंतकिल होते हैं, और अफगान मुहाजिरीन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनकी बाइज़्ज़त वापसी का एक मामला है, वो भी बड़ा अहम है। देखिए जी, ये आपने बिल्कुल सही बात की कि चूंकि अफगानिस्तान के अमन तकरीबन 40 साल से बदअमनी है वहाँ पे, और वो बदअमनी हमारे गले में पड़े हैं। बदकिस्मती से दुनिया ने और हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसले किए थे उनका खमाजा हमारे कौम आज तक भुगत रहे। और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि देखिए इस जंग में हमें नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि इससे हम नहीं बचेंगे, और आज वही सूरत हाल है। बदकिस्मत ये है कि अभी भी ये आप जो उनके इंटर डायलॉग हो रहे हैं और जो उनके आपस में बातचीत हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक हमसाये मुमालिक नेक नीति से उस पर अमल न करें तो मेरे ख्याल में अमन मुश्किल होगा, क्योंकि अफगान की सूरत हाल बहुत पेचीदा है। अल्लाह करे कि हो, क्योंकि ये आप सही कह रहे हैं कि जितने भी अफगान मुहाजिरीन यहाँ पे उनके अपने घर हैं, अपने ज़मीनें हैं, अपने सारे चीज़ें, वो घर बार छोड़ के आए हैं, और अब उनको जाना तो है, लेकिन किस तरीके से चले जाए ताकि वहाँ पे अमन हो। तो ये हमारे आर्मी चीफ तो गए हैं, और ये दुनिया में हमारा एक अच्छा मैसेज इसलिए नहीं जाता है कि हमारे यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर बैठा है, वो फिर किस काम की है सर? क्या ये चीफ एग्जीक्यूटिव का काम नहीं होते? अभी वहाँ पे तो कोई आर्मी चीफ तो उनको नहीं मिला है। वहाँ पे जो आपके उनका प्रेसिडेंट है, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है या दूसरे भी साथ है, तो वो लोग मिले हैं। तो हमें ये बावर कराना होगा दुनिया को कि जी हमारी जो सिविल गवर्नमेंट होती है वो बाइख्तियार होती है, तो इनसे ये तासुर जाता है कि ये हमारे जो सिविल गवर्नमेंट है उनके पास इख्तियारात नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके वजह ये होते हैं कि फिर दुनिया हम पे इत्मीनान नहीं करती है। और इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत पेचीदा है। एक तो वहाँ पे तालिबान है, तो अभी तक हमले आपने देखा कि होते रहे। फिर तालिबान के अलावा वहाँ पे दाइश है, फिर और बहुत सारे ग्रुप्स है। एक ग्रुप्स बात मानते हैं, दूसरे नहीं मानते हैं, तो है तो बहुत पेचीदा मामला। लेकिन अल्लाह करे कि अफगानिस्तान के अंदर अफगानी अपने आपस में मिल बैठकर इस मसले का हल निकाले और हल ढूंढे। बाहर की दुनिया या हमसाये ममालिक उनको सपोर्ट करे और उसके अमन को सपोर्ट करे, और उनसे जो भी हो सकते हैं उनके हर उस बात को कि जिससे अफगानिस्तान में अमन आए, क्योंकि अफगानिस्तान के अमन इस पूरा खित्ते के अमन है। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो जितने भी हमसाये ममालिक है, चाहे वो ईरान है, चाहे पाकिस्तान है, चाइना है, रूस है, इसकी हद तक हिंदुस्तान तक भी, ये सब इसके जिद में होंगे और अभी तक रहे हैं। अगर आपने देखे 30-40 साल में ये सिर्फ आग उधर तक नहीं रुक सकी काबुल में, और यही हम कहते रहे, हमारे बुजुर्गों ने कहते रहे, लेकिन हमें कभी गद्दार का कहा गया, कभी रूस की जंग कहेंगे। हमने कहा कि ये आग अब काबुल में नहीं रुकेगा, ये काबुल से उठ के आएगा, और वो आपके सामने है कि जितना नुकसानात कि माली हो, जानी हो, वो पाकिस्तान ने और सारा हमसाये मुमालिकों ने एक ही तरह सब ने बर्दाश्त किए। तो अभी उम्मीद है कि ये नेकनीति से सिर्फ ये नहीं है कि एक दूसरे को दिखावे के लिए एक दूसरे को बदइतिमादी नहीं होना चाहिए। अभी तक इतिमाद उस तरह का बहाल नहीं है। इतिमाद दोनों हुकूमतों की, क्योंकि ज्यादा हम पाकिस्तान उससे इफेक्ट है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुकूमत को एक दूसरे के इतिमाद को बहाल करना होगा। जाहिद खान साहब आप ये देखें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तो तमाम जो ग्रुप्स हैं वहाँ, चाहे तालिबान के ग्रुप्स हैं या दूसरे हुकूमती ग्रुप्स हैं, उनको टेबल पर ला सकता है, एक सहूलतकार के तौर पर अपना रोल कर सकता है। लेकिन अगर वो टेबल पे आके मुज़ाकरात नहीं करते, अपने दरमियान इत्तफाक नहीं पैदा कर सकते, तो इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है उनके लिए? देखिए जी, चूंकि हम उसके एक हिस्सा तो रहे हैं। आप सजातनी साहब, आपको मेरे से ज्यादा इल्म है। आपने देखिए हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने अफगान वार के लिए कंधा दिया, तो आपको पता है कि वो सब लोग यहाँ पे थे, उनके सारे ट्रेनिंग यहाँ हुई है, सब चीजें यहाँ पे हुई है। ये बात अगर हम कहते तो दुनिया इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उसकी वजह ये होता है कि ठीक है, अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम उसको कहेंगे कि भाई आपने अपने मुल्क के अंदर बैठ के आप इलेक्शन में जो मर्जी आके हुकूमत करे, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर से जबानी बात करेंगे
और अभी तक इन्हें अफगानिस्तान का और पाकिस्तान के एक दूसरे पे वो इत्मीनान अभी तक बहाल नहीं हुआ है। अल्लाह करे कि वो हो। और अभी जो दौरा आर्मी चीफ का हुआ है, हो सकता है कि अल्लाह करे कि इससे इत्मीनान पैदा हो और ये अमन की तरफ हम बढ़े, क्योंकि जब तक ये जो तालिबान है या जो भी ग्रुप्स है उसी के अंदर है, वो सारे तब भी होगा कि जब हमसाये ममालिक का, चाहे वो ईरान हो, हमारे पाकिस्तान हो या जो और हमसाये ममालिक हैं, वो हर एक अपना अपना वहां पे ग्रुप्स को प्रमोट न करे, सपोर्ट न करे। आप अफगानियों को छोड़ दे, अफगानियों को कह दे कि भाई अपना आप खुद इलेक्शन करा दे, खुद डेमोक्रेसी की तरह जो भी आपका अपने बंदे अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं वो कर ले। लेकिन अगर हम अपने जिस तरीके से पहले भी हुआ है कि अफगानिस्तान में हर एक अपना सपोर्टर्स को लाएंगे और सपोर्टर को सपोर्ट करेंगे, तो मसला हल नहीं होगा, बल्कि और गंभीर होगा और बहुत नुकसान होगा। अभी तो अमेरिका या वहां बैठे हुए हैं, अगर अल्लाह न करे कि फिर अगर वो सिविल वार की तरफ चले गए, तो आप तो इसके लिए रो रहे कि ये अफगानी वहां चले जाएं, तो ऐसा नहीं कि वहां से और भी आना शुरू हो जाए। तो अभी बहुत सोच समझकर और बहुत नेक नीति से और बहुत एतमाद के साथ हमें उसको सपोर्ट करना होगा। हमारे एस्टेब्लिशमेंट को, हमारी हुकूमत को अफगानिस्तान के इस अमन को सपोर्ट करना होगा। और जब तक हम सपोर्ट नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। हमें कोई ऐसे उनके ऊपर अफसोस नहीं करना चाहिए कि ये हमारा है, ये हम इसको अफसोस करेंगे, इससे मसाइल बढ़ेंगे और मसाइल पैदा होंगे, वो सही नहीं होगा। सही है, डिफरेंसेस को कम करना चाहिए किसी हद तक जो है वो मामलात को। थोड़ा सा मैं दाखिली सियासत के हवाले से भी जाहिद खान साहब आपसे बात करना चाहेंगे हम, और उसमें जाहिर है एक जानिब केपीके में इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट भी रही है, और फिर एपीसी भी गुज़िश्ता दिनों में हुई है। अपोजिशन एक मरतबा फिर एक पेज पर आने की कोशिश कर रही है, ये बातें हो रही हैं, बजट का ज़माना भी आ गया है। क्या देख रहे हैं इस वक्त सूरत हाल में, क्योंकि ये हुकूमत की नुमाइंदों की जानिब से ये तासुर बार बार आता है कि अपोजिशन और दीगर जमातों को इस सूरत हाल में हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए इन हालात से निमटने के लिए, क्योंकि हुकूमत के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि जब कोरोना की और मुआशी सूरत हाल इस वक्त है, वो आवाम के साथ खड़े होने के मुतरादिफ है। देखिए जी, हुकूमत खुद तो खड़ी हो ना। अगर हुकूमत खुद खड़ी नहीं होती तो अपोजिशन पे इल्जामात लगाने से तो कोई मसले हल तो नहीं होंगे। आपको पता है कि हमारी हुकूमत थी और हम जब हुकूमत में आए थे तो दहशतगर्दी उरूज भी थे। हमने कुर्बानी 1200 अपने लीडरशिप और अपने लोगों को शहीद किया, आपके सामने है सारे। लेकिन हमने उस सूबे में अमन लेके आए और उसके बावजूद भी कि हमारे 5 साल में हम दहशतगर्दों से लड़ते भी रहे, सफाया भी किया और पाकिस्तान को हमने बचाया। सिर्फ हमारे सूबे को नहीं, हमने पाकिस्तान को बचाया। और आपने देखा कि उसी वक्त भी हमने 9 यूनिवर्सिटीज बनाए थे, हमने वहां पे कैंपस बनाए, हमने लोगों को रोजगार दिए, हमने लोगों को तालीम दिया। लेकिन बदकिस्मत ये अभी तो ये जो पीटीआई और जिस तरीके की हुकूमत, हम तो कोलिशन गवर्नमेंट थी, हम अपने इतना मेंबर्स हमारे नहीं थे कि हम होली सूली अपनी हुकूमत, इनको तो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा मिला हुआ है, मिला दिया, दे दिया गया, मिला नहीं है, दे दिया गया। और वो अभी भी आपको पता है कि 8 साल हो गए, 8 साल में हमारे सूबे में क्या कह, इस वक्त हमारे सूबे में हर एक घर में एक बंदा बीमार है कोरोना की। ये रिपोर्ट गलत कर रहे हैं, टेस्ट है नहीं, अब वहां कोई पूछने वाले नहीं। अस्पतालों में इतना है कि अस्पतालों में जगह नहीं है। अब ये कहते हैं अपोजिशन करे, अपोजिशन क्या करे? अपोजिशन को तो तुम लोग सुबह शाम गालियां देते हो। इस वक्त भी जो ये कठपुतली नेप है, जिसके जो सरबराह है वो खुद ही करप्ट आदमी है, उसको मॉडली करप्ट है, उसके जरिए आप अपोजिशन को तंग कर रहे हो। आप अपोजिशन को भी एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड। आप अपने को बचा रहे हो। आपके देखे आटा की आपने देखा कि आटा की जो किल्लत हुई थी, जो चीनी आटा चीनी चोर सारे बैठे हुए, हुक्मरान बैठे हुए और उसको कोई कुछ कहने वाले नहीं है। अभी हम जी 85 से करेंगे, मतलब चीज को लंबा करके इन्हें खत्म करवाना चाहते हैं। तो ये चीजें अगर वो करेंगे हुकूमत, तो अपोजिशन तो अभी भी इसको तो ऐसा अपोजिशन मिला हुआ है कि शायद ये किसी और को मिलता तो बहुत कुछ कर देता। ये अपोजिशन तो बेचारा हिल ही नहीं सकते, हिलता है तो इनको जेलों में डाल देते हैं। जाहिद खान, इस हुकूमत ने चीनी के मामलात पर एक कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट पब्लिक की गई, और अब नैब को कहा गया है कि वो उन चीनी चोरों के खिलाफ और जिन्होंने महंगाई की, जिन्होंने अवाम के जेबों पर डाका डाला, वो जो है वो उसके खिलाफ इंक्वायरी करे और उनके खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी करके बाकायदा कार्रवाई करे। इस हुकूमत ने ये हुकूमत में रहते हुए ये कार्रवाई कही है, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये बहुत बड़ा कारनामा हुकूमत करार दे रही है इसको? देखिए, कारनामा तब होता कि जब किसी को सजा मिलती। आपने जहांगीर तरीन को बम अपने बैठे
स्पेशल जहाज में तो लंदन चला गया। आप फिर मुझे बता रहे कि आप कहते कि नहीं हमने तो रिपोर्ट पब्लिश किया। रिपोर्ट की क्या है? जिन लोगों ने कमाया है वो सारे बैठे हुए हैं, वो वजीर बैठे हुए हैं। इमरान बजाते खुद जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसकी जिम्मेवार है, क्योंकि उसे एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी थी? जाहिद खान साहब, और उसको जब पता था कि आपके पास शुगर की वो मिकदार ज्यादा नहीं है ना, आपके पास आटे गंदम के आटा के, और आप जब छोड़ करेंगे तो सबसे बड़ी जिम्मेवार तो खुद प्राइम मिनिस्टर है। तो अगर वो कहते हैं कि जी इंक्वायरी करो, तो किसकी इंक्वायरी तो हो चुकी है। जो लोग उसके में आए हैं उसको सजा दे, वो पकड़े। क्यों नहीं पकड़ रहे? जाने दे, सिर्फ दिखलावा था, कौम के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश थी। और ये सारी बातें झूठ बोलते हैं, किसी पे अमल नहीं करते। अगर करते होते तो ये होता। देखे हमारे सूबे का जो हशर किया, बियाठिया आप देखे, सुनामी जो बिलियन ट्रीज देखे, मलम जबा देखे, वो सारा अब वहां पे आपको याद होगा उसने हमारे खिलाफ एक वो बना दिया था एहतसाब कमीशन। खुद जब वो जो सही बंदा था उसको इसलिए हटा दिया कि उनके अपने वजीर और समेत इमरान खान सारे उस करप्शन में इन्वॉल्व थे, तो उसने उसको ताला लगा दिया। आप मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या फार्मूला है, ये हुकूमत जो है ये कोरोना को कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम करे, आप तजवीज क्या कर रहे हैं? देखिए जी, एक बात मैं बता दूं कि जो कंट्रोल वाला टाइम था वो इसलिए नहीं गया। मैं इन्हीं दिनों में, ये जब कोरोना का हुआ तो आपको यूके वालों ने डिले किया। जब यूके वालों ने ये शट डाउन डिले किया तो उनको नुकसान ज्यादा हुआ। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर तो एक बात करता नहीं है, एक दिन एक बात करते दूसरे दिन दूसरा। अगर इब्तिदा में देखा चाइना क्यों बचा, आपने न्यूजीलैंड क्यों बच सका, आपकी कोरिया क्यों बचा, लेकिन इतने बिल्कुल क्रॉस द बोर्ड वो शट डाउन कर दिए। और वो ऐसे हालात किए कि जब उसको कंट्रोल किया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से किया। अभी हमारा तो बढ़ता जा रहा है। आपको देखे ना, जिस दिन ईद के दिनों में दुकानें खुल गई, अभी कल का जो फिगर था, लेकिन ये भी गलत है, 104 नहीं है जी, रोजाना 200 से 300 से 400 लोग मर रहे हैं। आप अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग रहते डॉक्टरों के साथ लड़ाइयाँ होती रही है। आपने अपने डॉक्टर्स को, अपना जो मेडिकल जो स्टाफ से, उसको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की। तो आप उसमें आप मुझे बता रहे कि जब आप खुद मुखलिस नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते हो, आप जब टीवी पे आते हो तो मैं शट डाउन के बजाय वो कहते हैं कि स्मार्ट डाउन करूंगा, तो फिर यही सूरत हाल होगी जो अभी है। अब वो किसने, जो पार्लियामेंट के 2 दफा बुलाया था, तो पार्लियामेंट में किस चीज पे बात होती है? उठ के गालियां देने शुरू कर देती है। अपोजिशन को कहते कि ये गालियां, ये जो एहतसाब का जो मामला है ये करेंगे, लेकिन चलो पहले तो हम इस कौम को इस अजाब से तो निकाले जो इस वक्त मुब्तला है। ये बड़ी आम बात बैठे हुए देखिए, मैं आपके टीवी पे नहीं आ सकता हूँ, इसलिए नहीं आ सकता हूँ कि ये कोरोना का डर है। तो जब ये सूरत हाल मुल्क में हो तो मैशियत कहाँ चलेगा? बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब अपोजिशन की एक ही राय, बस ज़्यादातर सब जाहिर है जब हम कोरोना की बात करते हैं तो वो ये सामने आ रही है कि लॉकडाउन उस वक्त करना चाहिए था। आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने सबसे पहले ये बात की थी कि लॉकडाउन कर दिया जाए। वज़ीर आज़म उस वक्त कौम के साथ उन्होंने ख़िताब किया, उन्होंने कहा लॉकडाउन की जाते हैं तो लोग भूख से मर जाएंगे, कोरोना से कम मरेंगे। लेकिन उसके बाद जो नतीजा हमारे सामने हुआ, न्यूजीलैंड की जो मिसाल दी जा रही है, गुज़िश्ता रोज़ उनका आखिरी मरीज़ सेहतियाब होकर घर चला गया और न्यूजीलैंड में जो है वो उन्होंने लॉकडाउन रखा और उसके नतीजे में ये मामला हुआ। ये अपोजिशन बार बार ये बात कर रही है, ये मेरे ख्याल में हमें मानना होगा। हुकूमत इस पे अमल दरामद करती है, नहीं करती, कर पाई नहीं कर पाई। लेकिन अब हुकूमत का भी एक मौक़िफ़ है कि हमने तो 2 महीने लॉकडाउन रखा, मतलब 13 मार्च से तो लॉकडाउन यहाँ पे भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तादाद कम नहीं हो पाई। क्या वजह है? ये वैसा लॉकडाउन नहीं था जो दीगर ममालिक में हुआ? क्या वजूहत आप समझते हैं सामने आई? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की। बिलावल भुट्टो ने जब पहला केस आया था 26 फरवरी को, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, सियासत एक तरफ रखते हैं, पहले हम कोरोना से मिल के लड़ते हैं, कोरोना से कौम को बचाते हैं, फिर सियासत होती रहेगी। उस वक्त हुकूमत की जानिब से कोई पॉजिटिव बात नहीं की गई, कोई ऐसी बात नहीं कही गई जिससे तलखियाँ कम हों और अपोजिशन को साथ मिलाया जाए। अब जो सूरत हाल है, अब आपने जाहिद खान की आज गुफ्तगू सुनी है, अभी 2 मिनट पहले वो बातें जो कर रहे थे, अब अपोजिशन इस पर पूरी तरह सियासत कर रही है। अपोजिशन जो है वो भी अब सियासत कर रही है। हुकूमत के जो इकदामात थे, जो अच्छे इकदामात नहीं हुए, जो
हुकूमत कर पाई नहीं कर पाई, वो सारी के सारी वो हुकूमत के गले में डाल रही हैं चीज़ें। वो अपोजिशन जो है, अब पूरी तरह अपोजिशन की आप किसी बंदे से बात करें वो इसी किस्म के फिगर दे रहे हैं। अब देखें, जाहिद खान ने ये कहा है कि केपी में हर बंदा जो है, हर घर में एक बंदा जो है वो बीमार है और उसको ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब अपोजिशन से ये, मेरा ख्याल में ये तवक्को रखना कि अपोजिशन अब कोई सियासत इस पर नहीं करेगी, ज़रा मुश्किल हो गया है। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बड़ा दिल करना चाहिए। मैं बहुत मरतबा अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, वो अपना दिल बड़ा करें और वो अपोजिशन को साथ मिलाएं। और ये जो कोरोना पे नुकसान हो रहा है, जिस घर का जो बंदा जा रहा है नकी साहब, वहाँ उस घर के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं, जिसका सरबराह जा रहा है, जिन घरों में कोरोना की वजह से जो लोग अमवात का शिकार हो रहे हैं वो बहुत परेशान हैं। और ये खबरें सुन सुनकर आधी से ज़्यादा कौम जो है वो परेशान है। नफसियाती तौर पर उस परेशान हो गई है। हुकूमत को ही, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को बड़ा दिल करे और अपोजिशन को साथ मिलाए। जी, अपोजिशन को भी साथ मिलाए। और यकीनी तौर पर इस पे हम बात करते हैं। आज जो बात की गई है वो बड़े तशवीशनाक फिगर्स दिए गए हैं माहिरीन की जानिब से, इस पे बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कोरोना की, और इसी सूरत हाल में हमारा जो बजट है वो भी आने वाला है। अब एक जानिब फिगर्स हैं कोरोना के जो आज माहिरीन की जानिब से सामने आए। ये किसी सियासी जमात के नहीं, किसी अपोजिशन अराकीन के नहीं, किसी हुकूमती नुमाइंदे के नहीं, ये फिगर्स माहिरीन की जानिब से हैं। और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने ये फिगर्स दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हर घंटे में 4 लोग कोरोना का शिकार होकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हर 15 मिनट में एक आदमी जो है वो इसका शिकार हो रहा है। इसी तरह ये तजवीज़ भी सामने आई है और ये डिमांड भी की गई है कि जो प्लाज्मा टेक्निक है उसको बेहतर किया जाए। सयातरीन साहब, प्लाज्मा टेक्निक की थोड़ी सी बात कर लें। आपके इल्म में है कि जो कोरोना का शिकार हो और फिर ठीक हो जाए तो उसका प्लाज्मा लिया जाता है ब्लड से, और उसके बाद वो मरीज़ को लगाया जाता है। उससे बेहतर रिजल्ट पाकिस्तान में आए हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पर भी मेरे ख्याल में हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किया? कोई जिस तरह ब्लड बैंक होता है तो प्लाज्मा बैंक मेरे ख्याल में बना देना चाहिए। जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं उनको अपील की जाए, वो वहीं से उनसे प्लाज्मा ले लिया जाए। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, हमें आज जो सूरत हाल दरपेश है इसका बहुत पहले जो निशानदेही है या इसके बारे में आगाह जो है वो हेल्थ के जो माहिरीन थे उन्होंने कर दिया था। यही डॉक्टर ताहिर शमसी साहब जो हैं, ये इन्होंने एक मतलब बाकायदा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अगर हमने लॉकडाउन ना किया तो फिर जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो मौत का शिकार होना शुरू हो जाएंगे और मरीज़ इतने बढ़ जाएंगे कि हमारा हेल्थ सिस्टम बैठ जाएगा और मरीज़ फुटपाथों पे होंगे, हमें वहाँ उनका इलाज करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह खैर करे, हम हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन ये जो प्लाज्मा वाली आपने बात की, ये मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई इतना ज़्यादा, जितने ज़्यादा लोग मुतासरीन हो रहे हैं, जितने ज़्यादा लोगों में ये फैल रहा है या जिस तरह अमवात हो रही हैं, मेरे ख्याल में ये एक कोशिश हो सकती है, इस पर हुकूमत को काम करना चाहिए। और बिल्कुल ये एक अच्छी तजवीज़ है आपकी, हुकूमत इसको देखे और अगर प्लाज्मा के हवाले से कोई सरगर्मियाँ हो सकती हैं तो उसको ज़्यादा तेज़ किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो फैलने का अमल है ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इससे लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक तो लोग शिकार हो रहे हैं, दूसरा लोग खौफज़दा बहुत हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो कौम है, हम बतौर एक कौम किसी बात से सुनते ज़रूर हैं, मीडिया पर लोगों का लेक्चर सुनते हैं, लोग माहिरीन की बातें सुनते हैं, लेकिन आप देखें जब मार्केटों में जाएं लोग कोई हिफाजी इकदाम नहीं कर रहे, उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ने का ख़तरा बहुत हो गया है। जी, अच्छा, ये प्लाज्मा वाली जो हम बात कर रहे हैं, ये तजवीज़ ज़ाहिर है हमने अपने प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं हुकूमत को भी, और माहिरीन इस पर बेहतर बता सकते हैं। मगर आज डिमांड की गई है माहिरीन की जानिब से कि जो भी इससे सेहतयाब हो रहा है कोरोना से, उसको ये बाकायदा दरख्वास्त की गई है, अपील की गई है कि वो अपना प्लाज्मा लाजमी अतिया करे ताकि दीगर मरीज़ जो क्रिटिकल सिचुएशन में हैं उनको उनका प्लाज्मा लगाया जाए और वो सूरत हाल में बेहतरी की जाने। तो किसी हद तक यूँ कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये फ़कत हमारी तजवीज़ नहीं बल्कि माहिरीन ने एक जो डिमांड की है उस बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में उस पर एक इस नौयत का बैंक जो है वो बनाया जा सकता है। देखें नकी साहब, हुकूमत के पास ये अदाद शुमार मौजूद हैं
कि कितने लोग बीमार हो रहे हैं और कितने लोग ठीक होके जा रहे हैं। जो लोग ठीक होके जा रहे हैं उन तक अप्रोच करना, उनसे प्लाज्मा लेना, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत को इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए, और उस पॉलिसी पे ये नहीं है कि लोगों को कहा जाए कि मास्क पहनो और फिर उस पर अमल दरामद ना हो। प्लाज्मा के हवाले से आप जो है बाकायदा एक पॉलिसी बनाएं, फिर उस पर अमल दरामद कराएं। अगर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर सिवाय मैं और आप यहाँ दुख की बातें करेंगे, वो उससे कोई सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं सर होगी। हमारे यहाँ तो ये क्लेम रहा है ना, वजीर आजम ने जो तकरीर की, वजीर आजम ने कहा कि खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी रेट जो है वो दीगर ममालिक की निस्बत बेहतर है, कि अभी हमारे को ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है। जुलाई के आखिर में और अगस्त में जो है वो पीक पे हम जाएंगे। लेकिन माहिरीन तो बता रहे हैं कि हर घंटे में 4 लोग का जाँ बाक होना, इसका मतलब है कि सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक होती चली जा रही है। तो ये तो हम ये कहना कि मोर्टेलिटी रेट नहीं है, वो भी बढ़ रहा है। लेकिन अब तक जो फिगर्स आए हैं जिसका भी आप इशारा कर रहे थे, उसमें सेहतियाब होने वालों की तादाद बहरहाल इसका शिकार होने वालों से कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए जो सेहतियाब हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये खुदा का करम है, तो उनसे ये प्लाज्मा लिया जा सकता है। ये एक तजवीज़ है, इस पर बहरहाल माहिरीन बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। लेकिन एक जानिब ये कोरोना की फ़ज़ा है तरीन साहब, और दूसरी जानिब बजट का दौरा है। बजट आने वाला है और बजट के हवाले से आपके में 1-2 दिन रह गए हैं, बजट सेशन होगा। एक तो उसमें 2 बातें हैं बजट के हवाले से। एक तो खबर ये है कि कौमी असम्बली का जो बजट इजलास होगा उसमें 243 में से 1/4 का फिगर निकाला गया है कि 86 लोग जो हैं वो शरीक होंगे, और उसमें वो लोग होंगे जिन्होंने तकरीरें करनी है। तो एक तो ये मामला होगा। दूसरा, बजाते खुद एक बजट जो है उस पर डिस्कशन होनी है, और उस पर ताजर बरादरी भी और दीगर जो हमारे तबकात हैं उन्होंने बात की है। इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, आपकी भी राय लेते हैं। तरीन साहब हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कालम निगार हैं, जनाब शमशाद मांगड़ साहब। उनसे ओवरऑल सिचुएशन पर भी बात कर लेते हैं। शमशाद मांगड़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, एक जानिब कोरोना है, दूसरी जानिब बजट का ज़माना है, और तीसरी जानिब जो सियासी फ़ज़ा है, आप कैसे देख रहे हैं कलेक्टिवली इस सारी सिचुएशन को? सर जी, मैं तो मजमूई तौर पे ये देख रहा हूँ कि सिर्फ इस मुल्क में वबा का ज़माना है। खा वो बेरोजगारी है, खा वो महंगाई है, खा वो कोरोना है, या इसके अलावा कोई और दूसरे हमारे जो मसाइल हैं। अभी आप देखें ना, कोरोना कि हमें तसल्ली देने वाला कोई नहीं कि कोरोना ख़त्म होने वाला है। मुल्क के वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि अगस्त में कोरोना जो है वो अरूज पे होगा। यानी इस वक्त कोरोना जो है वो चौथे गेयर में आगे बढ़ रहा है। और आप ये देखें कि महंगाई की रेशो देखें, और दूसरी तरफ ये भी देखें कि जो एक आम दिहाड़ीदार आदमी है जिसकी बार बार वज़ीर आज़म साहब बात करते हैं, तो उसकी क्या सूरत हाल है। आम दिहाड़ीदार को काम नहीं मिल पा रहा। अच्छा, ये जो छाबड़ी वाले हैं, अगर बेचारे छाबड़ी के लिए बाहर निकलते हैं तो कोरोना घर में ले जाते हैं। आप देखें ना, खानदान के खानदान जो हैं वो कोरोना में मुबतला हो गए हैं। तो हमारी हुकूमत जो है वो इस हवाले से कोई यानी एक वाज़ेह पॉलिसी अख्तियार नहीं कर सकी है। या तो हमें कोरोना को रोकना था, या हमें बेरोजगारी को रोकना था। ना हम बेरोजगारी को रोक पाए, और हुकूमत के जो दावे थे, और मैं तो ये समझता हूँ कि मौर्रख ये लिखेगा कि हमारे पाकिस्तान में एक ऐसी भी हुकूमत आई थी जिसके पास चंद वोट थे, जिसपे वो कायम हुई, लेकिन कोरोना की वजह से ना अपोजिशन रही, ना महंगाई रही, और ना ही जो इंटरनेशनल हमारे कर्जे थे, ना उनकी अदायगी भी सस्पेंड हो गई। यानी हुकूमत के लिए तो कोरोना एक नेमत है, लेकिन आम आदमी की पिस के रह गया, महंगाई में भी और कोरोना में भी। जी शमशाद मांगड़ साहब, आप ये बताएं कि क्या हुकूमत को आप क्या तजवीज़ करेंगे कि हुकूमत क्या करे इस कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए? भाईजान, हुकूमत ने पहले दिन से जो लॉकडाउन देखें, जब कोरोना के चंद मरीज थे तो हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया। अब 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं और हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी की हुई है। रोजाना की अब आप तादाद देखें, पहले इक्का दुक्का मरीज मर रहे थे जब इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ था। अब तो पूरे शहर के शहर बाहर निकल आए हुए हैं और कोरोना जो है वो अपने अरूज पे है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को वाज़ेह पॉलिसी, या मिसाल के तौर पे हुकूमत कहे कि जी हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, कोरोना के साथ जिंदा रहेंगे। भाईजान सजाद तरीन साहब, आप मुझे बताएं, हम मलेरिया के साथ कितने अरसे से जिंदा हैं? हम डेंगू के साथ कितने अरसे से जिंदा हैं? हम जो काले यरकान के साथ कितने अरसे से जिंदा हैं? हम कैंसर के साथ कितने अरसे से जिंदा हैं? लेकिन हम कारोबार तो कर रहे थे, हम घरों में बैठ के भूखे तो नहीं मर रहे थे। लेकिन हुकूमत ने कोरोना के नाम पे 22 करोड़ के मुल्क में 1 लाख से ज्यादा अफराद का कोरोना का मरीज होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पैनिक फैला हुआ है वो ऐसे है कि बस मौत जो है वो पर फ्लाई हमारा पीछा कर रही है। हालांकि मलेरिया, आप ये देखें, जो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल सिर्फ मच्छर के काटने से मर जाते हैं। तो भाईजान, हमने मच्छरों को कला कमा करने के लिए क्या किया?
अब ये एक जो दमा या इन्फ्लुएंजा जो है, जो जुकाम जो है, उसकी एक नई शक्ल है। हमें इसको रोकने के लिए लोगों को घरों में नहीं रोकना था, हमें इसका तोड़ तलाश करना था। और हमने अपनी सारी तवज्जो ये देखी हुई है कि यूरोप इसका तलाश करेगा या चाइना करेगा, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हमारी कोई पॉलिसी नहीं आई। सजाद तरीन साहब, मांगड़ साहब, अगर हम लॉकडाउन कर दें तो हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि मुल्क की मुआशी हालत बहुत पहले ही कमज़ोर है, ये बैठ जाएगी और लोग भूख से ज़्यादा मर जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि इतने कोरोना से नहीं मरेंगे जितने भूख से मर जाएंगे। सजाद तरीन साहब, तो फिर ये जो महीने, जो ईद से पहले लॉकडाउन था, वो किसके, वो कितने नफलों के सवाब के लिए था? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मर्ज जो है, और पहले हुकूमत का ये मौक़िफ़ भी था कि ये जानलेवा नहीं है। अब हुकूमत कह रही है ये जानलेवा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये आम जुकाम से थोड़ा सा इंफरादी एक मर्ज है। हमें इस कोरोना के साथ ही जिंदा रहना है। हुकूमत को पॉलिसी ये बनानी चाहिए कि लोगों को मोटिवेट करे कि घबराए ना, मायूस ना हो। लेकिन हुकूमत तो हमें मायूस कर रही है कि भाईजान अगस्त में कोरोना के मरीजों की तादाद बहुत ऊपर चली जाएगी, खुदा ना खास्ता ऊपर चली भी जाएगी तो यार जो सेहतयाब हो रहे हैं वो भी तो अल्लाह पाक की तरफ से उन्हें शफा मिल रही है। लेकिन जो शमशाद मांगड़ साहब, ये बताएं कि ये जो इसको जो कोरोना के सियासी असरात हैं, जो पाकिस्तान की सियासत पर जो असरात पड़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? भाई, कोरोना के जो सियासी असरात हैं उसका सबसे ज्यादा फायदा जो पीटीआई हुकूमत को हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि बन्नी गाला के गेट के ऊपर कोरोना, चूंकि कोरोना एक ताज की शक्ल का है, उसको एक बड़े सा उसका मुजस्मा बना के लगा देना चाहिए। पीटीआई के वर्कर जाएं और उसको चूम चाट के अंदर जाएं कि ये वो कोरोना है जिसकी वजह से अब ना काफ लीग बोलती है, ना मुस्लिम लीग नून बोलती है, ना कोई और पार्टी बोलती है। हत्ता कि महंगाई में पिसे हुए अवाम जो थे, ऐसा लग रहा था अगर कोरोना ना आता कि अवाम सड़कों पे आ जाएंगे, लेकिन अवाम घरों में चले गए हैं कहीं कोरोना ना हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा सियासी फायदा जो है वो पीटीआई को हुआ है कोरोना की वजह से। सही, सियासी फायदा पीटीआई को हुआ है। शमशाद मांगड़ साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा आपने कॉम्प्रिहेंसिव तज्जिया दिया है। अब तरीन साहब, जाहिर है बड़ी ज़बरदस्त बात की है, उन्होंने बैनुस्सतूर जो है वो गुफ्तगू कर दी और सारी बात ही ख़त्म कर दी। जाहिर है आपके इल्म में अभी कुछ देर पहले ये खबर, वैसे हम ये खबर पहले भी कर चुके हुए हैं, डिस्कस कर चुके हुए हैं अपने प्रोग्राम में कि ये मामला जो है आगे आने वाला है, लेकिन आज उस पर अमल दरामद हुआ है। पेरिस क्लब ने जो कहा है कि पाकिस्तान का कर्जा मई से दिसंबर तक के लिए मौखर कर दिया गया, एक बड़ा रिलीफ है हुकूमत के लिए जो उसको मिलेगा। इसी तरह कुछ पैसे भी पाकिस्तान में आए थे। तो उस तनाजुर में जो आज मांगड़ साहब ने ये बात की है कि हुकूमत को तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है इसमें, आप उसके बावजूद ये कह रहे हैं, लेकिन ये जो फ़ायदा हमें पैसों की शक्ल में हुआ है, आप देख रहे हैं कि वो बजट में भी मुंतकिल होगा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस वक्त जो बजट है वो कोई नॉर्मल हालात का बजट नहीं है। हम ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो नॉर्मल हालात में जिस तरह हम बजट पेश करते थे ये उस तरह था। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से ऐसे हो रहा है। पहले तो लोग जो है, कई साल पहले की बात है कि लोग एक दिन के लिए खौफजदा होते थे कि जी बजट आ रहा है, उस दिन की ऐलान होता था कीमतें बढ़ रही हैं, और नॉर्मल दिनों में, और लोग परेशान होते थे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो कि हर 15 दिन के बाद फिर हर रोज़ ही जो है कभी मिनी बजट आ रहा है, कभी चीज़ें बढ़ रही हैं, कभी कुछ पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो अब लोगों के लिए वो बजट का जो एक दिन का खौफ था वो हर रोज़ ही होता है गरीब आदमी के लिए। ये नॉर्मल हालात की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस वक्त कोरोना है, और कोरोना की जो सूरत हाल है, और जैसे शमशाद मांगड़ साहब ने बहुत दबंग अंदाज में, दबंग आदमी है, दबंग अंदाज में बात करते हैं, उन्होंने जो तबसरा किया उसमें जो है हुकूमत, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा अवाम दोस्त बजट जो है वो पेश कर सकेगी। और क्योंकि कोरोना के आने से मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फिर हमें अपना डिफेंस का जो बजट है उसको भी देखना है, क्योंकि इंडिया देखना एलओसी पर रोज़ाना कोई ना कोई फायरिंग कर रहा है, रोज़ाना कोई ना कोई मसाइल खड़ा कर रहा है। पूरी दुनिया जो है वो कोरोना से लड़ रही है, और नरेंद्र मोदी जो है वो हमसे लड़ने के लिए वो जो है धमकियाँ दे रहा है या उसके वुज़रा दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें देखने के बाद हुकूमत पाकिस्तान का जो बजट होगा वो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा, या इतना कुछ ज़्यादा मैं समझता हूँ रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सेहत का जो शोबा है उसमें सॉरी टू कट यू, आप बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात कर रहे हैं, इस पर हम डिटेल भी बात करते हैं। 18% तरक्याती बजट में कमी कर दी गई है हजम में। ये एक तजवीज़ है, कमी करने की तजवीज़ जो है वो सामने आ रही है, और मुझे शायद इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी नज़र आ रहा है किसी हद तक, लेकिन ज़ाहिर है जब बजट आएगा तो उस पर ज़्यादा वाज़ेह तौर पर हम बात कर सकेंगे। ताजरों ने गुज़िश्ता रोज़ मुशीर ख़जाना से मुलाकात की है और उनको हुकूमत की जानिब से रिलीफ का जो है वो वादा किया गया। ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, जहांगीर अख्तर साहब, ज़रा उनसे बात करते हैं। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, मेरा सवाल ये है कि एक तो बजट आ रहा है,
उस पर ज़ाहिर है मुतालबात ताजरों की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी मुशीर ख़जाना के सामने रखे गए, वो पहले भी आते रहे हैं। एक जानिब आपके मुतालबात हैं, दूसरी जानिब कोरोना की सिचुएशन में जो हुकूमत का बजट है, आप क्या समझते हैं इस बजट में ताजर रहनुमाओं का क्या करना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सिर्फ अपनी जात के लिए सोचना चाहिए, हमें मुल्क के लिए भी सोचना चाहिए। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है कि इसकी आमदन कम है और खर्चात बहुत ज्यादा है। अब बताएं कि ये कैसे पूरे होंगे अगर हम लोग जैसे ताजिर डिमांड करते ये टैक्स खत्म कर दे, ये टैक्स खत्म कर दे, ये टैक्स खत्म कर दे, तो फिर हुकूमत कैसे चाहिए, तरीका भी बताए ना कि आमदन कहां से आएगी। एक बात मैं इस हक में हूं कि जो सेल टैक्स लगा हुआ है उसमें बेपनाह करप्शन हो रही है, बेपनाह। वो सेल टैक्स जो है वो वसूल किया जाए और वो सेल टैक्स जिस डिस्ट्रिक्ट से जितना सेल टैक्स आए वो उसी डिस्ट्रिक्ट पे खर्च किया जाए, तरक्याती काम सारे उससे किए जाए। मैं कहता हूं कि इतना सेल टैक्स मिल जाएगा, इतना सेल टैक्स मिल जाएगा कि ये जो मेट्रो है, ये बुलेट ट्रेन है, ये दूसरा सब्सिडी देते, कोई जरूरत नहीं सब्सिडी देने की। हम इस सेल टैक्स के साथ अपने शहरों को, अपने देहातों को ये तरक्की याफ्ता बना सकते हैं। मुल्क के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। सेल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आम सार्फ ने देना है, कोई ताजर ने अपने जेब से नहीं देना। ये हो रही है कि सोर्स पे टैक्स लगा हुआ है और हम कच्ची पर्ची पे सामान ले रहे हैं और गाहक से सेल टैक्स भी वसूल हो रहा है लेकिन कोई भी खजाने में नहीं जा रहा। जहांगीर अख्तर साहब, इसका सदेबाब सोचा जाए और हमारे स्टॉक चेक किए जाए, हर ताजर से पूछा जाए कि इसकी रसीद बताओ, कहां से तुमने ये खरीदा है, क्या इस पे सेल टैक्स लगा हुआ नहीं लगा हुआ। अरबों खरबों रुपए आएंगे। जहांगीर अख्तर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? टैक्स अगर सही तरीके से जहांगीर अख्तर साहब, बिल्कुल तो ये मेरी नजर में बड़ी अच्छी तजावीज आप दे रहे हैं। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो सज्जाद तरीन साहब मौजूद हैं, वो सवाल करना चाहेंगे आप। जहांगीर अख्तर साहब, आप ये बताएं, ये जो सेल टैक्स वसूली का निजाम है इसमें आप क्या कहते हैं, क्या आप तजवीज करते हैं कि इसको बेहतर कैसा बनाया जाए ताकि इसमें जो आप कह रहे हैं कि करप्शन है वो खत्म हो? ये ऐसा है कि जब IMF एक जमाने में कहा जी कि आप सेल टैक्स लोगों के लगाएं, तो पूरी दुनिया में तरीका है कि रिटेलर जो है वो सेल टैक्स लेता है पूरी दुनिया में। हमने कहा जी क्योंकि हम अनपढ़ हैं, हम ये नहीं कर सकते, आप सोर्स पे लगा दें, सोर्स हमसे सेल टैक्स ले ले और कीमत में डाल दे और हम सारा से ले लेंगे। अब हम गलती ये कर रहे हैं, ज्यादती मुल्क के साथ ये कर रहे हैं कि सोर्स पे सेल टैक्स लग गया है लेकिन हम कच्ची पर्ची पे वो सामान ले रहे हैं, लोगों से खरीद रहे हैं, अपना साथ सोर्स से ले रहे हैं। वो FBR खा रहा है या वो सोर्स खा रहा है, कोई भी खजाने में नहीं जा रहा। कोई भी खजाने में सेल टैक्स वो जा रहा है जो बिजली के बिलों पे काटा जाता है, जो गैस के बिलों पे काटा जाता है, जो पेट्रोल पे काटा जाता है, वो जा रहा है। जो हम ताजर जिसके जिम्मेदार है, मैं उसमें शामिल हूं, मुझे कच्ची पर्ची मिल रही है। मैंने FBR को कहा है कि मेरी दुकान पे आए, मुझसे पूछे ये सामान जो आपने खरीदा है ये कहां से खरीदा है, मुझे कच्ची पर्ची मिल रही है, लेकिन वो नहीं है। इसलिए मैं शक करता हूं कि FBR इसमें इन्वॉल्व है। सही है, बहुत शुक्रिया जहांगीर अख्तर साहब, आपने वक्त दिया है। तरीन साहब, बड़े दबंग अंदाज में जहांगीर अख्तर साहब ने जो ताजर बिरादरी है, जो रोज़ाना उनके भी डिमांड सामने आती हैं, हम भी हुकूमत पे तनकीद करते रहते हैं, मगर ये ताजर बिरादरी की जो हकीकत है और जो सिचुएशन है, हर दफ़ा वो भी रिलीफ मांगने आते हैं। वो खुद ताजर हैं, ताजर रहनुमा हैं जहांगीर अख्तर साहब। उन्होंने जो बात की है, बात तो बिल्कुल दुरुस्त की है मेरे ख्याल में। वो कच्ची पर्ची वाला निज़ाम तो खुद ये चलाना चाहते हैं। देखें नकी साहब, उन्होंने जो बात की, उन्होंने ये कहा कि ये सारा FBR के थ्रू हो रहा है। नहीं, उन्हें ताजर भी शामिल है। मैं अर्ज करूँ ना कि FBR उस पर अमल दरामद नहीं करा रहा तो ताजर ये कर रहे हैं। इसका मतलब है ताजर और FBR मिलकर जो हैं वो लूट मार कर रहे हैं। FBR वाले जो हैं इसमें अपना हिस्सा वसूल कर रहे हैं और ताजर जो हैं वो अपने मज़े कर रहे हैं। ये जो उन्होंने निशानदेही की है इस सूरत हाल की, इस सूरत हाल पर मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ज़ाती तौर पर कोई तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो टैक्स का निज़ाम है और ये जो कच्ची पर्ची पे उन्होंने कहा है कि कच्ची पर्ची पे सामान मंगा लिया जाता है, इस पर कोई देखा नहीं जाता, मैं समझता हूँ ये बहुत सूरत हाल ख़राब हो रही है। और देखें, ये हुकूमत जब आई तो इन्होंने पहले ये कहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि हम FBR को बेहतर करेंगे, टैक्स का निज़ाम बेहतर करेंगे। फिर शब्बर ज़्यादी को लाए। आपको याद होगा जब शब्बर ज़्यादी आए थे तो मैंने इसी प्रोग्राम में बताया था कि शब्बर ज़्यादी साहब की तो अपनी कंपनी है जो लोगों को टैक्स चोरी के तरीक़ाकार बताती रही हैं।
अब वो आ गए हैं तो हो सकता है कोई बेहतरी हो। फिर जब्बर ज़ैदी साहब जब जाने लगे तो उससे पहले मेरी उनसे एक मुलाकात हुई और मैंने आपको आके यहाँ इस प्रोग्राम में बताया था कि शब्बर ज़ैदी साहब जा रहे हैं, जबकि लोग कह रहे थे कि नहीं जा रहा है। फिर आपने देखा कि दो हफ्तों के बाद वो चले गए। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इक़्तिदार से आने से पहले इस हवाले से जो बातें की थी वो बातें बहुत अच्छी थी, लोगों को बहुत दिल को लगी, लेकिन उस पर कोई होमवर्क नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल नाकाम नज़र आ रही है। और ये सारी नाकामियाँ जो हैं बिला आखिर आप देखिएगा ये सारी जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां हैं ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गले में डालेंगे। ये बड़ी आम बात है, चूंकि बजट के हवाले से दस्तावेजी मईशत की जो बात की जाती है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, उस पर बात ही हो रही है। वो हम पुराने ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। पहले जब पीपल्स पार्टी के दौर में यही मुशीर ख़जाना रहे, उस वक्त भी ख़जाना को देख रहे थे, यही बात करते थे। आज भी वो वही बात कर रहे हैं। शौकत तरीन साहब पीपल्स पार्टी के ज़माने में थे, वो भी यही बातें किया करते थे। इसहाक डार साहब भी किया करते थे। अब भी हम वही बातें सुन रहे हैं, मगर सूरत हाल वही है कि कच्ची पर्ची पे काम होता है। और दूसरी जानिब अब तो जो है वो टैक्स रेवेन्यू में कमी का भी बता दिया गया है कि वो कम हो गया चूँकि कोरोना बहरान है, लेकिन उसकी कुछ और वजूहत है, उस पर बात नहीं की जाती। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये बजट भी मेरे ख्याल में ऐसे ही चलते रहेंगे। एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।